हेलो दोस्तों अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो जाकर हमारे दूसरे वीडियोस को भी जरूर देखें। आपको जरूर मजा आएगा। आज जो घटना मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो अविनाश जी, जो कि हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे भेजी थी। अब हम जो सुनेंगे वो अविनाश जी की आप बीती अविनाश जी की जुबानी सुनेंगे। दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है। ये एक सत्य घटना है जो मेरे ही जीवन पर आधारित है, जहां हमारे ही रिश्तेदार ने ईर्ष्या और जलन की भावना से मेरे साथ जो किया वो आप सोच भी नहीं सकते। न सिर्फ आर्थिक या शारीरिक नुकसान पहुंचाया, बल्कि हमारे ही रिश्तेदारों ने मेरे परिवार को खत्म करने के लिए हमारे परिवार पर न सिर्फ काला जादू किया, साथ ही मारण क्रिया करके प्रेत और बुरी आत्माओं को मेरे परिवार के पीछे इस तरह छोड़ा कि आज मेरा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जब तक हमें ये पता चला कि ये सब हमारे ही किसी रिश्तेदार ने करवाया है, तब तक काफी देर हो चुकी। मेरे परिवार में हम 4 भाई और मेरे माता पिता हैं। मेरा एक बहुत खुशहाल परिवार था। मेरे पिताजी एक सरकारी कर्मचारी हैं, जो कि एक अच्छी पोजीशन पर है। घर की आर्थिक स्थिति भी काफी अच्छी थी। घर में हर तरह की सुख सुविधाएं और आपस में काफी मेल जोल था। मेरे पिताजी के 2 छोटे भाई हैं, मगर परेशानियां जब शुरू हुई जब मेरे बड़े चाचा की शादी हो गई। मेरे दोनों चाचा मेरे पिताजी का काफी सम्मान किया करते थे, क्योंकि वो भाइयों में सबसे बड़े थे। मगर परेशानी मेरी चाची के घर में आने के बाद शुरू हुई। उनके आने के बाद घर में चीजें खराब होने लगी। न जाने क्यों मेरी चाची अंदर ही अंदर हम लोगों से जलती थी। ये बात मेरी माताजी और मेरे पिताजी को समझ में तो आती थी, मगर वो उनका बचपना समझकर बात को ज्यादा नहीं बढ़ाते थे। हमारा परिवार पहले एक साथ रहता था, जिसमें मेरे फादर और उनके दोनों छोटे भाई, दादा दादी सब लोग साथ में रहते थे। मगर चाची के हमारे चाचा को भड़काने के कारण धीरे धीरे घर में कलेश रहने लगा। मेरे पिताजी ने समझदारी दिखाते हुए घर से अलग होने का। उस समय तक हम सभी पढ़ाई कर रहे थे। मेरे बड़े भाई अपने फाइनल ईयर में थे। अगले ही साल मेरी और मेरे बड़े भाई की जॉब लग गई। तब मेरे पिताजी ने सोचा कि एक खुद का घर ले लेते हैं। बच्चों की भी जॉब लग गई है, अब इनकी शादी वगैरह का भी देखना है, तो खुद का घर होना जरूरी है। यह सब देखते हुए मेरे पिताजी ने एक बड़ा सा घर ले लिया। जिस दिन घर प्रवेश होना था, मेरे पिताजी ने अपने छोटे भाई और मेरी चाची को भी बुलाया था। हमारी प्रगति को देखकर अब हमारी चाची की ईर्ष्या की कोई सीमा नहीं रही। अब तक जो चीजें सिर्फ परिवार में कलेश करवाने तक सीमित थी, अब वह सारी हदें पार कर गया था। प्रवेश के वक्त भी चाची ने कई बार मम्मी से पूछा कि दीदी, यह घर काफी बड़ा है और काफी महंगा होगा। मेरी मदर मेरी चाची का नेचर जानती थी, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगले ही साल मेरे बड़े भाई की शादी हो गई, जो कि काफी धूमधाम से मेरे पिताजी ने करवाई। अब तक मेरे परिवार में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा। शादी मार्च 2013 में हुई थी और घर हमने सितंबर 2012 में लिया था। शादी के कुछ दिन बाद ही मेरे बड़े भाई बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगे, इतना कि अब वह ऑफिस भी पीकर जाने लगे, जिसकी वजह से उन्हें जॉब भी छोड़नी पड़ी। भाई और भाभी के बीच भी झगड़े रहने लगे। हमें लगा कि घर घर में थोड़ा बहुत तो ये सब होता है, मगर मेरे भाई का हद से ज्यादा पीना बहुत असामान्य था, क्योंकि मेरा भाई हमारे घर में सबसे सीधा और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर चलने वाला था। मगर अब मेरा भाई अपनी सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर दिन भर नशे में रहने लगा।
मेरे पापा और बड़े भाई का बॉन्ड काफ़ी अच्छा था। पापा ने भी कई बार बड़े भाई को बहुत समझाया, मगर चीज़ें ठीक नहीं हुई। मेरी जॉब घर के बाहर थी, जिसकी वजह से मैं सिर्फ वीकेंड पर ही आता था और अगले दिन वापस अपनी जॉब के लिए निकल जाता था। मेरे भाई की इस पीने की आदत को लेकर हमें लगा कि यह एक बुरी आदत मेरे भाई को लग गई है। कोई और बात हो सकती है, यह मेरे परिवार में किसी के दिमाग में नहीं आया। कभी कभार जब मैं घर आता तो एक दो बार मेरी माताजी ने मुझे बताया कि घर में ऐसा लगता है मानो रात को पायल की आवाज आती है, कोई पायल पहनकर चलती है। मेरी माताजी तो ठीक, मेरे छोटे भाई ने भी यही कहा, तो मैंने उन्हें कहा, यह सब आपका वहम है, मुझे तो आज तक ऐसी कोई आवाज नहीं आई। मेरी और मेरे पिताजी दोनों की पोस्टिंग शहर से बाहर थी। हम दोनों ही वीकेंड पर घर आते थे। दोनों को ही इन सब बातों पर यकीन नहीं था, मगर 2015 में मेरे पापा का एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वह 17 दिन वेंटिलेटर पर रहे। बचने के कोई चांस नहीं थे। पता नहीं कौन से पुण्यालय आ गए कि मेरे पिताजी जीवित तो बच गए, मगर उनकी याददाश्त नहीं रही लगभग 1 साल के लिए। महीनों तक मेरे पिताजी बेड रेस्ट पर रहे। इन सब के बावजूद भी मेरे बड़े भाई सिर्फ पीने में ही लगे थे। घर को संभालने वाला अब सिर्फ मैं ही बड़ा था, क्योंकि दोनों छोटे भाई तो अभी मेरे पढ़ाई कर रहे थे। घर की ईएमआई काफ़ी ज़्यादा थी। इधर पापा के इलाज में भी काफ़ी पैसा लग गया था। इलाज के लिए मैंने काफ़ी लोन भी ले लिया था, जिसके कारण कई बार ऐसा होने लगा कि बाहर रहते हुए कई बार मुझे भूखा सोना पड़ता था, क्योंकि सारी सैलरी तो घर के ईएमआई और मेडिकल में ही निकल जाती थी। मैं अपनी सैलरी का सारा पैसा ईएमआई भरने के लिए घर भेज देता था और मेडिकल इमरजेंसियों को पूरी करने के लिए घर भेजता था। इधर छोटे भाइयों की पढ़ाई भी चल रही थी। पापा की सैलरी भी नहीं आती थी, क्योंकि वह तो 1.5 साल से जॉब पर गए ही नहीं थे। मगर मुझे लगा कि टफ टाइम है, निकल जाएगा। अच्छा समय था तो अब मुश्किल समय है, ये भी निकल जाएगा। मगर अचानक एक दिन मेरे बड़े भाई को ब्रेन स्ट्रोक आ गया। जब बड़े भाई बाथरूम में नहा रहे थे, बाथरूम में गिरने की आवाज आई, तब मेरे छोटे भाई को कुछ आशंका हुई। कई आवाज देने पर जब अंदर से कोई आवाज नहीं आई, तो मेरे छोटे भाई ने दरवाजा तोड़कर बड़े भैया को निकाला और हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। यह खबर जब मुझे मिली तो मैं छुट्टी लेकर घर आ गया। भाई को बड़ी मुश्किल से डॉक्टर्स ने बचाया। यहाँ हॉस्पिटल में मेरे बड़े भाई एडमिट थे। वहीं अगले दिन मेरे पिताजी मंदिर के लिए निकले। पैदल चलते हुए पीछे से उन्हें एक बस ने टक्कर मार दी, जिसमें उनका पैर काटने तक की नौबत आ गई। हालात ये हो गए कि एक साथ पापा और बड़े भाई दोनों एक ही हॉस्पिटल में एडमिट थे। यह सब चल ही रहा था कि मेरी माताजी को भी पैरालिसिस अटैक आ गया। इतने सबको कोइंसिडेंस नहीं मान सकते थे, एक ही वीक में इतना सब कुछ हो जाए। मगर अभी तक मेरी फैमिली में किसी को कुछ अंदेशा नहीं हो रहा था कि ये सब अननेचुरल या एबनॉर्मल सा कुछ हो रहा है। मैं सोच रहा था कि होता है, मुश्किल समय भी आता है, मुझे स्ट्रांग रहना है, फैमिली को संभालना है। मगर मेरे छोटे भाई को यह सब ठीक नहीं लग रहा था, तो उसने घर से लगभग 100 किलोमीटर दूर माने हुए हनुमान जी का मंदिर है, वहां 5 मंगलवार जाने का फैसला किया। कहते हैं कि वहां 5 मंगलवार अगर कोई जाए तो ऊपरी बाधाएं दूर हो जाती है। उसने हर मंगलवार वहां जाना शुरू किया। इधर कुछ समय बाद पापा, मम्मी और बड़े भाई तीनों अस्पताल से घर आ चुके थे, मगर अब घर का माहौल बहुत खराब हो चुका था।
एक रात मेरा छोटा भाई रात करीब 12 बजे यह बोलकर घर से निकला कि वह मंदिर जा रहा है। कहा सुबह चले जाना, मगर वह बोला कि एक दोस्त साथ जा रहा है, सुबह जल्दी दर्शन करके वापस आ जाएंगे क्योंकि उसे ऑफिस भी जाना है। मैंने उसे 4 व्हीलर ले जाने को कहा, मगर वह बाइक लेकर ही चला गया। पहली बार उसके जाते समय मुझे ठीक नहीं लग रहा था। हालांकि पिछले 6-7 सालों से मैं खुद रात में ट्रैवल करके ही अपनी पोस्टिंग से अपने घर आता था, तो नाइट ट्रैवल से मुझे या मेरे परिवार को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, किसी तरह का डर लगता था। मगर आज मेरा दिल नहीं मान रहा था। भाई को समझाया भी, मगर वो बोला चौथा मंगलवार है, इसके बाद सिर्फ एक मंगलवार और बचा है, ताकि हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसका अपने परिवार के लिए समर्पण देखकर मैं भी बोला कि चलो ठीक है, चले जाओ। जब मेरा छोटा भाई अपने दोस्त के साथ मंदिर जा रहा था, रास्ते में जंगल में सफर करते समय उसके पीछे बैठा दोस्त बार बार बोल रहा था कि भैया देखो कितनी अच्छी सी खुशबू आ रही है। सुनसान रात में जंगल में अचानक से खुशबू आने का कारण मेरा छोटा भाई समझता था, इसलिए वो काफी डर गया। वो अपने दोस्त से बोला कि चुप हो जाओ और उस चीज पर ध्यान मत दो, मगर उसका दोस्त बार बार बोल रहा था कि भैया देखो ना कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा छोटा भाई समझ गया था कि कोई प्रेत आत्मा या चुड़ैल उनका पीछा कर रही है। थोड़ी देर बाद वो खुशबू मेरे भाई को भी आने लगी। भयभीत होते हुए भी मेरे भाई ने संयम रखा और घने जंगल में गाड़ी नहीं रुकी। भगवान का नाम लेते लेते वह गाड़ी आगे चला ही रहे थे कि अचानक उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो समझ नहीं पाए और उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो। घटना की सूचना हमें मेरे भाई के साथ गए दोस्त ने ही दी। वो काफी घबराया हुआ था। अचानक रात को इतनी बजे फोन आता देख मैं भी घबरा गया था। उसने बताया कि भैया हमारा एक्सीडेंट हो गया है और छोटे भैया जो आपके हैं वो बेहोश हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। उन्हें लोकल हॉस्पिटल ने बड़े हॉस्पिटल रेफर किया है। यह सुन के मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। मेरी बात सुनकर मेरे फादर तो जो काफी स्ट्रांग थे वो भी रोने लगे। तुरंत उनको समझाकर अपने भाई को लेने के लिए निकला। पहली बार मैंने मेरे पिताजी की आंखों में आंसू देखे उस रात। भाई को लेने के लिए जब मैं उस रात घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां मेरा भाई बेहोश पड़ा था और एम्बुलेंस अभी तक नहीं आई थी। अपने भाई को उठाकर गाड़ी में डाला और वहां से बड़े हॉस्पिटल के लिए निकल गया। आते आते उसने मुझे देखा और बोला भाई वो अचानक मेरे सामने आ गया और हमारा एक्सीडेंट हो गया। यह कहकर मेरा भाई दोबारा बेहोश हो गया। उसके सिर में चोट आई थी और पसलियां भी टूट गई थी। 3 दिन इलाज के बाद उसे होश आया, मगर उस रात का अब उसे कुछ भी याद नहीं था। मैंने हॉस्पिटल से घर लाने के बाद उसे कई बार पूछा कि क्या हुआ था, पर वो कुछ बता नहीं पाया। मैं इतना सब हुआ, बस मैं और मेरा सबसे छोटा भाई ही बचे थे जिनके साथ कुछ नहीं हुआ था। धीरे धीरे मेरी भी हिम्मत जवाब देने लगी थी, क्योंकि पिछले 5-7 सालों से लगातार परेशानी झेलते झेलते मुझे भी अब सुसाइडल थॉट्स आने लगे थे। ऐसा लगता था कि मैं आत्महत्या कर लूं। मेरे पापा और बड़े भाई ने ठीक होने के बाद बताया कि उस दिन बाथरूम में किसी काले साए ने मेरे बड़े भाई को मारने की कोशिश की। मेरे सिर को दीवार से मारने की कोशिश की, जिससे मैं बेहोश हो गया था। मेरे पिताजी ने भी बताया कि वह सड़क के किनारे चलते हुए मंदिर जा रहे थे। तभी पीछे से किसी ने उन्हें धक्का देकर
बस के सामने कर दिया, जिससे मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और वो भी मरते मरते बचे। मेरे छोटे भाई ने भी यही बताया कि उस रात घने जंगल को पार करते समय एक काला साया अचानक मेरे सामने आ गया और मुझे चलती गाड़ी से नीचे गिरा दिया। बाइक की स्पीड काफ़ी तेज़ होने के कारण मेरा भयानक एक्सीडेंट हो गया। उस रात मुझे लगा कि मैं नहीं बचूंगा। यह सब बात मुझे ठीक नहीं लग रही थी, पर भरोसा करना बहुत मुश्किल था कि मेरे घर वाले जो बोल रहे हैं वो सच है, क्योंकि मेरे साथ आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मगर अब तक जो हुआ वो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाला जो होने वाला था वो काफ़ी भयानक था। मेरे बड़े भाई की तबीयत अब दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। हमने काफ़ी जगह उनका इलाज करवाया, मगर कोई उनकी बीमारी नहीं समझ पाया और एक रात हमारे बड़े भाई की डेथ हो गई। यह मेरे परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अब इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी और शायद अब मरने की बारी भी मेरी ही थी। एक रात बाइक से अपनी पोस्टिंग लोकेशन के लिए मैं लगभग रात 12 बजे निकला। रात को सफ़र करना मेरे लिए नया नहीं था, मगर आज का सफ़र शायद मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होने वाला था। सुनसान रास्ते से बाइक पर अकेला मैं काफ़ी स्पीड में जा रहा था, क्योंकि रात के समय ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होता। जंगल का रास्ता था, दूर दूर तक कोई नहीं था और ऐसा भी नहीं कि मैं पहली बार उस रास्ते से रात में सफ़र कर रहा था। मगर लगभग 120 की स्पीड से बाइक चलाते अचानक मेरी बाइक की रोशनी में एक भयानक काले साए पर पड़ी, जो रोड के बीचों बीच बैठा था। ये देखकर मेरी सांसें थम गई। डर के मारे मेरी सांसें रुकने वाली थी। बाइक की स्पीड इतनी थी कि बाइक कंट्रोल से बाहर हो गई जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया तो। मगर मानो ब्रेक अपना काम नहीं कर रहे थे। जैसे जैसे बाइक उस साए के पास पहुंच रही थी, वैसे वैसे वो साया बड़ा होता जा रहा था। वो लगभग 10 फीट ऊंचा एक भयानक काला साया था जो मेरे पास आता जा रहा था। मेरी बाइक भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और एक भयानक एक्सीडेंट हो गया। मुझे लगा कि आज मेरा आखिरी दिन है, मगर जब मेरी आंखें खुली तब मैं एक हॉस्पिटल में था। पूरे शरीर में चोटों के साथ ही मेरा लेफ्ट पैर टूट चुका था। काफ़ी दिन अस्पताल में रहने के बाद और कुछ महीने घर पर रेस्ट करने के बाद मैंने दोबारा ऑफिस ज्वाइन किया। मगर अब ये सब समझ आ गया था, जो भी मेरे साथ हो रहा है और मेरे परिवार के साथ हो रहा है, कोई अगर सुनता तो वो यही कहता कि यार ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। मगर मुझे कहीं से कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। ऐसे ही मेरे ऑफिस में एक अधिकारी ने मुझे एक बाबा के बारे में बताया जो उनके भी गुरु थे। एक दिन वो महाराज मैं उस अधिकारी के घर आए हुए थे। वहां उन्होंने मेरे बारे में और मेरे परिवार के साथ जो कुछ घटना हो रही है उस बारे में उन बाबा को सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनकर बाबा ने मुझे अपने स्थान पर बुलाया। जब मैं उनसे मिलने गया तो बाबा ने मुझे बताना शुरू किया। उनकी बातें सुनकर मुझे लगा मानो मेरे परिवार के साथ जो कुछ भी हो रहा है या हुआ है वो सब मैं टीवी पर लाइव देख रहा हूँ। बाबा ने एक एक घटना जो मेरे परिवार के साथ हुई थी मेरे सामने बताई। यह सुनकर मैंने बाबा से कहा कि अगर यह सब और कुछ दिन चला तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। अब मुझ में बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। बाबा ने यह भी बताया कि आप पहले भी 3 बार आत्महत्या करने के बारे में सोच चुके हो। दोस्तों, ये बात सही थी। कई बार मैंने कि मैं आत्महत्या कर लूँ,
क्योंकि मैं इन सब घटनाओं से काफ़ी परेशान हो चुका था, मगर ये बात मैंने किसी को आज तक नहीं बताई थी। मगर जब भी मेरे दिमाग में ऐसे कुछ ख्याल आते तो कोई ना कोई मुझे रोक लेता या कोई शक्ति मुझे रोक लेती। बाबा ने बताया कि तुम्हें आत्महत्या से रोकने वाला तुम्हारे बड़े भाई की आत्मा है। उस रात उस भयानक साए या प्रेत से जिसे तुम्हें मारने भेजा था, उससे बचाने वाले भी तुम्हारे बड़े भाई की आत्मा ही है, वरना उस रात तुम नहीं बचते। बाबा से जब मैंने पूछा कि इन सबके पीछे कौन है, तो उन्होंने बताया कि आपके ही परिवार की एक महिला है जिसने आपके परिवार को खत्म करने के लिए काला जादू और मारण क्रिया करके कई प्रेत आपके परिवार पर छोड़ दिए हैं, जिन प्रेतों ने कई बार आपके परिवार जनों की जान लेने की कोशिश की, मगर आप लोग बच गए। महिला को सबसे ज्यादा ईर्ष्या आपके पिताजी से है, इसलिए उसने उनकी जान लेने की नीयत से उन पर मारण क्रिया की और उनके सबसे प्रिय आपके बड़े भाई को मारण क्रिया करके मार दिया। आपकी उन्नति से जलकर आपको बर्बाद कर देने के लिए यह सब किया गया है। आप लोग आर्थिक रूप से काफी कमजोर हो गए हो। वह महिला आपको, आपके परिवार को सड़क पर लाना चाहती है। मैंने कई बार बाबा से पूछा कि बाबा वो कौन है, मगर बाबा ने उस महिला को कोई हानि न पहुंचाने की शर्त पर बताया कि वह हमारी चाची है जिन्होंने यह सब करवाया है। बाबा ने कहा कि मैं यहाँ से बंधन क्रिया करके आपके परिवार की सुरक्षा तो कर सकता हूँ, मगर आपके घर में कोई ऐसी चीज गाड़ी गई है जिसे हटाना नामुमकिन है। उस घर पर अब प्रेतों का कब्जा हो चुका है जिन्हें दूर करना नामुमकिन है। आप अगर आपके परिवार की सलामती चाहते हो तो वह घर आपको छोड़ना पड़ेगा तुरंत, तभी आपका परिवार सुरक्षित रह पाएगा। बाबा जी ने हमारे परिवार के लिए कुछ पूजा पाठ की, तो आज पहले से मेरे परिवार में कुछ राहत है। मगर वो घर जो मेरे परिवार ने बड़े मन से लिया था, वो हमें बहुत कम रेट पर बेचकर आज रेंट पर रहना पड़ रहा है। बाबा जी ने उस काले जादू का उल्टा भी कर दिया, जिससे मेरी चाची के बड़े बेटे पर ही वह जादू उल्टा पड़ गया और आज वो एक असाध्य रोग से पीड़ित है। उसे लकवा मार चुका है। इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। मगर जलन और ईर्ष्या से उस औरत ने मेरा परिवार तो बर्बाद कर दिया, जिससे हमारी कोई गलती नहीं थी। बस किसी की ईर्ष्या और जलन से हमारे परिवार का इतना नुकसान हो गया। आज हम लोग उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखते और चाहते हैं कि वो भी हमें चैन से जीने दें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी घटना की ओर। दोस्तों, यह घटना हमारे साथ शेयर की है विशाल तिवारी जी ने, जो कि यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले हैं। घटना इतनी भयानक है जिसमें विशाल के परिवार को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, कई बार हमारे आसपास के ही लोग ईर्ष्या में आकर या हमसे किसी तरह का बैर पालकर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उन्हें तो कुछ नहीं मिलता, मगर सामने वाले के परिवार को बर्बाद कर देते हैं। और ज़्यादातर ऐसा करने वाले हमारे नज़दीक के ही लोग होते हैं। विशाल जी की ये जो घटना है, यह सुनकर आज शायद सच में आप लोगों का दिमाग घूम जाएगा। तो घटना पर आते हैं। विशाल के परिवार में विशाल, उनके माता पिता, चाचा चाची, उनकी दादी और चाचा की एक बेटी, जो कि सब लोग साथ में रहा करते थे। विशाल के पिताजी की सरकारी जॉब थी, मगर उनके चाचा की कोई जॉब नहीं थी, ना ही वो किसी तरह का कोई काम किया करते थे। उन्होंने कई बार कई तरह के काम आजमाए, मगर उन्हें किसी काम में सफलता नहीं मिली।
मगर विशाल के पिताजी और चाचा जी के संबंध काफी अच्छे थे। तो विशाल के पिताजी उनके चाचा जी की हमेशा आर्थिक मदद कर दिया करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अभी पिछले कुछ दिनों से घर में से कुछ चीजें चोरी होने लगी थी, जैसे कि पैसे और सोने के छोटे मोटे जेवर भी। इन चीजों को लेकर कई बार घर में कुछ बातें हुई, मगर कभी कोई पता नहीं चला कि ये सब कौन कर रहा है। मगर एक दिन दोपहर के समय जब सब लोग घर से बाहर थे, माँ और दादी ये दोनों बाजार गए हुए थे। घर में सिर्फ चाची अकेली थी। मैं और मेरी छोटी बहन स्कूल से जल्दी घर आ गए तो मैंने देखा कि चाची पापा की अलमारी से कुछ पैसे निकाल रही है। मुझे देखकर चाची काफी घबरा गई। उन्होंने मुझे काफी समझाया कि ये बात वो घर में किसी को ना बताए, मगर सभी के आने के बाद मैंने वह बात अपने घर में सबको बता दी। घर में काफी झगड़ा हुआ और पापा ने चाचा चाची को अलग रहने को बोल दिया। कुछ दिनों बाद चाचा चुपचाप अपने परिवार को लेकर मोहल्ले में पास ही रहने लगे, मगर घर से जाते समय चाची के चेहरे पर बहुत भयानक भाव थे। दोस्तों, विशाल जो है अपने ग्रेजुएशन के आखिरी साल में थे और वो आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे थे। तो विशाल रोज सुबह उठकर सुबह जल्दी छत पर जाकर कुछ एक्सरसाइज किया करते थे। यह उनका डेली रूटीन था। एक दिन विशाल अपने घर की छत पर सुबह सुबह टहल रहे थे और एक्सरसाइज कर रहे थे। तो अचानक उनका पैर एक पोटली पर पड़ा। उस पोटली पर पैर लगते ही विशाल को लगा मानो एक बिजली सी उनके शरीर में प्रवेश कर गई। लगभग 5 से 7 मिनट तक के लिए विशाल को कोई होश नहीं रहा। ऐसा लग रहा था मानो विशाल जम गए। थोड़ी देर बाद विशाल जब अपने होश में आए तो विशाल ने उस पोटली को उठाया और उस पोटली को लेकर नीचे अपनी माँ के पास गए और माँ को बताया कि माँ ये देखो, ये हमारी छत पे पता नहीं कोई किस तरह की चीज डाल गया। जैसे ही माँ ने उसको देखा तो माँ यह सब देखकर घबरा गई और विशाल को डांटते हुए बोली कि कितनी बार तुझे कहा है कि किसी भी ऐसी वैसी चीज को हाथ मत लगाया कर। विशाल की माँ ने विशाल को कहा कि इस चीज को ले जाकर तुरंत घर से बाहर फेंक दे और वापस आकर नहा ले और भगवान की पूजा कर ले। दोस्तों, उसी रात विशाल रात करीब 11:30 बजे अपनी एक ट्यूशन खत्म करके घर की ओर आ रहे थे। तभी अचानक रास्ते में एक सुनसान रास्ते पर उनका काफी भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण विशाल को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद जब विशाल अपने घर पहुंचे, घर वालों ने विशाल से पूछा कैसा क्या हो गया था। तो विशाल ने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी गाड़ी पर पीछे कोई बैठा हुआ है, जिससे मेरी बाइक बहुत भारी लग रही थी। विशाल बताते हैं कि एक अजीब सी दहशत विशाल के मन में आ गई थी। अचानक विशाल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधों पर भारी सा हाथ रख दिया। डर के मारे विशाल के होश उड़ गए और उसका बैलेंस बिगड़ गया और बाइक जाकर एक डिवाइडर में बहुत जोर से टकराई। जब विशाल अस्पताल से छुट्टी लेकर अपने घर आ गए तो अब रातों को उनको नींद नहीं आती थी। विशाल को घर में भी ऐसा लग रहा था मानो उसके बेड के पास कोई खड़ा होकर अंधेरे में कोई उसे घूर रहा हो। अब डर से विशाल की हालत खराब रहने लगी। रात को बड़ी मुश्किल से विशाल की आंख लगी, मगर सपने में उसे एक काली परछाई दिखने लगी जो कि उसके नजदीक आती जा रही थी।
जैसे जैसे सपने में वो परछाइयां उसके करीब आ रही थी, विशाल को नींद में ही मानो ऐसा लग रहा है जैसे उसका दम घुट रहा हो। उसे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। विशाल की वो रात जैसे तैसे गुजरी, मगर अब अगली रात विशाल के लिए कयामत बन चुकी थी। रात में अब उसे रोने और चीखों की आवाजें आने लगी। विशाल खुद अब रात को जोर से डरकर रो कर उठने लगा। विशाल जोर से चिल्लाकर उठ जाता और अपने घर वालों को बताता कि उसे बहुत डरावनी आवाजें और चीखें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है मानो कोई काला साया हमेशा मेरे पास खड़ा रहता है रात में। विशाल अपने परिवार को बताते हैं कि अब उन्हें डर के साथ साथ सुसाइड करने के भी ख्याल आने लगे। हद तो तब हो गई जब विशाल के परिवार को भी यह सब महसूस होने लगा। रात को विशाल की फैमिली को भी रोने की और चीखने की आवाजें आने लगी। उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई काली परछाई उनके घर में रातों को घूमती है, जो कि रात को विशाल की मां और उसके पिताजी ने भी देखी है। धीरे धीरे विशाल का नेचर भी अब चेंज होने लगा। उसकी आवाजें बातें करते करते ही अचानक ऐसा लगता जैसे 2 या 2 से ज्यादा लोगों की आवाजें आने लगी। घर के हालात अब बहुत खराब हो चुके थे। विशाल काफी बीमार और कमजोर हो गया था। सुसाइड के ख्यालों के कारण विशाल को अब बांध कर रखना पड़ता था। विशाल को कई जगह दिखाया, मगर डॉक्टर उसका कोई इलाज नहीं कर पाए। कई लोगों ने उन्हें कई पीर फकीर और बाबा का भी बताया, मगर विशाल को कहीं से कोई आराम नहीं पड़ रहा था। विशाल की हालत दिन ब दिन अब काफी खराब होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो विशाल अब शायद नहीं बचेंगे। दिन में अब विशाल को कई बार खून की उल्टियां होती और हरी रंग की उल्टियां होने लगी, मानो विशाल अंदर ही अंदर गल रहे हों। विशाल का परिवार बहुत ज्यादा परेशान था। काफी परेशान होने के बाद उन्हें एक पहुंचे हुए फकीर का पता चला, जो कि उत्तराखंड में रहते थे। विशाल का परिवार जब उस बाबा के पास उत्तराखंड पहुंचा और अपनी आप बीती बताई, तो वो बाबा ने विशाल को वहां लाने की बात कही। दरअसल विशाल की हालत इतनी खराब थी कि वह अलीगढ़ से उत्तराखंड तक का सफर नहीं कर सकते थे। इसलिए विशाल के माता पिता ही केवल वो बाबा से मिलने पहुंचे थे। विशाल की दादी यह बोलकर कि यहाँ विशाल अकेला रहेगा तो उसकी देखभाल भी करनी है, वो भी विशाल के साथ ही रुक गई। महात्मा ने जब विशाल को अपने आश्रम में आने को कहा, तो साथ में उसके माँ बाप को यह भी हिदायत दी कि जब आप उन्हें लाएं तो ध्यान रखिएगा कि वो रात होने से पहले यहाँ आश्रम तक पहुँच जाए, क्योंकि अगर आपको आने में रात हो गई तो रास्ते में वो चीज़ें आप पर हावी हो जाएंगी और फिर आपको और आपके परिवार को शायद ही कोई बचा सके। शायद आप लोग यहाँ तक पहुँच भी न पाए। महात्मा ने कहा, जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ, यह बात आप यहाँ से निकलकर किसी से मत कीजिएगा, अपने परिवार में भी नहीं, और यहाँ से निकलकर आप लोग आपस में भी ये बात नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस आश्रम से बाहर जाते ही वह चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी और आपकी सारी बातें सुनकर हो सकता है कि वो प्रेत आपको यहाँ आने का मौका ही न दे। शायद आपका सारा परिवार ही खत्म हो जाए। साथ ही उस महात्मा ने एक लोबान भी दिया और कहा, जब आप अपने घर से निकले तो इसे जलाकर अपने घर में छोड़ देना, ताकि यह लोबान जब तक जलेगी इसका धुआं उन्हें उसी घर में रोके रखेगा। इधर विशाल की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। अब वह जानवरों जैसी आवाजें निकालने लगा।
इतना खूंखार हो गया कि खुद को और अपने परिवार को ही नुकसान पहुंचाने लगा। माँ बाप जब उसके पास जाते तो उन्हें उसमें एक खूंखार प्रेत दिखाई देने लगा। अब लग रहा था मौत कभी भी विशाल को और उसके परिवार को अपने साथ ले जाएगी। इसलिए अगले ही दिन, जैसा फकीर ने कहा था, घर में लोबान जलाकर विशाल और उसका परिवार उत्तराखंड के पहाड़ों में उस महात्मा के पास जाने के लिए निकला। सारे रास्ते विशाल अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा। जैसे जैसे बांधकर उसको आश्रम तक ले गए। शाम करीब 6 बजे जब यह लोग वहां पहुंचे तो उस महात्मा ने पूजा करनी शुरू की, जिसकी तैयारियां महात्मा ने पहले ही की हुई थी। महात्मा ने 3 और बाबा अपने साथ बुलाए हुए थे। दोस्तों, सारी रात वह क्रियाएं चली। इन सब के दौरान आश्रम के बाहर रोने और चिल्लाने की आवाजें आती रही। वह चीखें इतनी डरावनी थी कि किसी का भी सीना चीर दे, और कमजोर दिल का तो कोई चीखें सुनकर ही दहशत से मर जाए। स्याह काली रात, पहाड़ों के बीच वह रोने और चीखों की आवाजें मानो इतनी भयानक थी, लगा कि शायद यह परिवार ये रात नहीं काट पाएगा। मगर दोस्तों, कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। सारी रात चली क्रियाओं के बाद विशाल और उनके परिवार को कुछ ताबीज पहनने को दिए गए और खास हिदायत दी कि इन ताबीज़ों को अपने शरीर से कभी अलग नहीं होने देना। साथ ही कुछ कीले भी दी और हिदायत दी कि ये कीले अपने घर की उत्तर दिशा में गाड़ने, ताकि घर से वह प्रेत हमेशा दूर रहे। जब कुछ आराम मिला तो विशाल के माता पिता ने वो महात्मा से पूछा कि महात्मा जी, मगर ये सब हमारे साथ हुआ कैसे? तो महात्मा ने बताया कि आपके ही किसी नज़दीक ने आपके ऊपर मारण क्रिया किया है और काला जादू किया है, जिससे आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ मतलब अपने बेटे को खो दें। विशाल के पिताजी ने महात्मा से कई बार पूछा कि महात्मा जी, ऐसा कौन है जो हमारे साथ कुछ कर सकता है? दोस्तों, सभी का शक विशाल की चाची या चाचा पर था, मगर काफ़ी पूछने के बाद जब महात्मा ने बताया कि यह काला जादू उन पर किसने किया है, तो विशाल और विशाल का परिवार अचंभित रह गए। दोस्तों, यह काला जादू विशाल पर उसके चाचा चाची ने नहीं, बल्कि उसी की दादी ने किया था। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, मगर जब ये लोग अपने घर पहुंचे तो विशाल की दादी उस घर में नहीं थी और ना ही वह उसके चाचा चाची के पास मिली। बताते हैं कि जब विशाल और उसके माता पिता उत्तराखंड के लिए निकले, तभी अपना सारा सामान लेकर दादी भी विशाल के चाचा चाची के पास पहुंच गई और सारा वाकया बता दिया। विशाल की दादी ने बताया कि क्योंकि विशाल के चाचा को अपने घर से दूर करने में विशाल के उस दिन की घटना की गवाही का बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए विशाल की दादी विशाल से बदला ले रही थी, क्योंकि उनके छोटे बेटे को उनसे दूर करने का कारण वह विशाल को समझ रही थी। विशाल के चाचा ने अपनी माँ को समझाया कि माँ, ये क्या किया तुम? मगर विशाल की दादी विशाल के चाचा को मंदिर जाने का बोल कर निकली और फिर दोबारा कभी वापस नहीं आई। विशाल के पिताजी और चाचा ने मिलकर उनकी माँ को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, मगर उनकी दादी फिर दोबारा नहीं मिली। धीरे धीरे विशाल और उनके घर के हालात अब ठीक हो रहे हैं। विशाल और उनका परिवार उन तावीज़ों का खास ध्यान रखते हैं कि वो कभी उनसे अलग ना हो पाए। अब उनके परिवार की ज़िंदगी पहले से बेहतर हो गई है, मगर आज भी एक दहशत है जो उनका पीछा कर रही है। बस इंतज़ार है तो उनकी दादी के लौट आने का, या उस
तावीज़ के उनसे अलग होने का। दोस्तों, यह घटना जब विशाल जी ने हमारे साथ शेयर की तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि यह सब उनके साथ जिसने किया वो उनकी दादी है। मगर विशाल बताते हैं कि दादी उनके चाचा के उनके घर से अलग जाते ही इन सब का जिम्मेदार मुझे यानी विशाल को मानने लगी थी और अपने छोटे बेटे को अपने से दूर हो जाने के कारण वह इसका बदला मुझसे ले रही थी, जिससे विशाल की जान जाते जाते बची। तो दोस्तों, यह थी विशाल जी के साथ घटी एक सच्ची डरावनी। तो दोस्तों, ये थी हमारी दूसरी घटना। आइए बढ़ते हैं हमारी तीसरी घटना की ओर, जो कि काफी डरावनी है। दोस्तों, आज जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूं वो घटना वीरपुर, पश्चिम बंगाल की है। दोस्तों, ये घटना मुझसे मेरे एक दोस्त प्रियंक पांचाल ने शेयर की थी। प्रियंक मेरे साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ पढ़ता था। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद मैं किसी और लाइन में आ गया और उसने इंजीनियरिंग को ही कंटिन्यू किया और थोड़े समय दिल्ली में जॉब करने के बाद वो यूएस शिफ्ट हो गया। वीरपुर में ही रहा करते थे। कॉलेज कंप्लीट करने के कुछ समय बाद प्रियंक को दिल्ली में एक अच्छी जॉब मिल गई। जॉब के कुछ समय बाद ही प्रियंक ने शादी भी कर ली। उनको एक बेटा हुआ। थोड़े समय बाद प्रियंक अपनी आईटी जॉब के लिए यूएस शिफ्ट हो गई और पिछले 7 सालों से प्रियंक यूएस में रहकर ही अपनी जॉब कंटिन्यू कर रहे थे। मगर काफी समय से यूएस में रहने के कारण उन्हें अपने माँ बाप की याद काफी सता रही थी। काफी समय से उनके माँ बाप भी उनको फोर्स कर रहे थे कि यहाँ इंडिया वापस आ जाए। इसीलिए प्रियंक ने अभी अपनी जॉब से लगभग 2 महीने का ऑफ लेकर इंडिया आने का प्लान बनाया। यह घटना प्रियंक के साथ ही हुई थी जब वह छुट्टी लेकर वीरपुर अपने गांव आए थे। प्रियंक जब इंडिया आते हैं तो वीरपुर में अपनी फैमिली के साथ अपने पुश्तैनी घर में रहने लगते हैं। उस परिवार में प्रियंक के साथ उनके माता पिता, उनकी वाइफ और उनका छोटा सा बेटा थे, जो कि अपने पुराने पुश्तैनी घर में रहने आए थे। सभी के यहाँ आते ही आस पड़ोस के लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि यह फैमिली कोई और नहीं बल्कि इसी कस्बे में रहने वाले पुराने जमींदार की थी और गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। प्रियंक जब यहाँ आए तो कई दिनों तक काफी कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक एक दिन प्रियंक के बेटे की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। सभी को लगता है कि मौसम का परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। धीरे धीरे प्रियंक के बच्चे का चेहरा नीला पड़ने लगा। आनंद फानंद में परिवार ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया, तो उसने पास ही में बने एक हॉस्पिटल में उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण के लिए लेकर गए ताकि बच्चे की बीमारी का पता लगाया जा सके। परिवार ने डॉक्टरों की सलाह के अनुसार हॉस्पिटल जाना जरूरी समझा। सारे परीक्षण होने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। जैसे ही सारा परिवार दोबारा गांव पहुंचा तो गांव के कुछ बुजुर्गों ने बच्चे की हालत देखकर उन्हें एक ओझा के पास जाने को कहा। आज भी गांव में पुराने रीति रिवाजों के अनुसार झाड़ फूक करके इलाज करने की प्रथा कायम है, तो परिवार के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें ऐसा ही करने की सलाह दी। परिवार के सभी सदस्य बच्चे के लिए ओझा के पास जाने की तैयारी करने लगे। गांव के पास ही पहाड़ी पर एक बाबा रहते थे जो काली विद्या में माहिर थे। जैसे ही उनके आश्रम की सीढ़ियों पर यह बच्चा अपने परिवार के साथ पहुंचा तो ओझा जोर जोर से चिल्लाने लगे, तू क्यों आई है?
इतने वर्षों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ। यह सब सुनकर बच्चे के माता पिता और गांव वाले दहशत में आ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा को इतना क्रोध क्यों आ रहा है, जबकि उन्हें अभी तक कोई बात बताई नहीं गई है। लेकिन बाबा तो काली माया में पारंगत थे। इस वजह से उन्हें रूहानी ताकतों को पहचानना आता था। सभी लोगों ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन बाबा ने केवल उस बच्चे को पास आने को कहा। बच्चे की हालत अब बहुत खराब हो गई थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसका शरीर नीला दिखाई पड़ रहा था और उसके शरीर का तापमान आम बुखार से कहीं ज्यादा था। ओझा ने विभूति उठाकर उस बच्चे के मुंह पर फेंकी। बच्चा जमीन पर लेट गया और जोर जोर से हाथ पैर मारने लगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाबा की विभूति से ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि बच्चा अपने आप जमीन पर लेटकर ऐसी हरकतें करने लगा। तभी अचानक बच्चा अपने पैर की उंगलियों के बल खड़ा हो गया और बहुत ही खूंखार औरत की आवाज में ओझा को उसके पुराने नाम से बुलाया। कह रहे हो प्रेमनाथ, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। बेटे के मुंह से ऐसी आवाज सुनकर और उसकी हालत देखकर प्रियंका और उसकी वाइफ की हालत खराब थी। अपने बेटे की यह हालत देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी ओझा ने एक मंत्र पढ़कर बच्चे को अपने काबू में किया। सारे गांव वाले ओझा से पूछने लगे कि बाबा ये सब क्या है, ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तभी ओझा ने बताया कि इसके अंदर एक चुड़ैल आ गई और इस बच्चे पर एक काला जादू किया गया है, जो कि आपके ही किसी रिश्तेदार ने किया है। दोस्तों, यह बात सुनकर प्रियंक, उनकी वाइफ और प्रियंक के माता पिता के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके परिवार से ऐसी दुश्मनी करने वाला कौन है। दोस्तों, जब प्रियंक और उनके माता पिता ने बाबा से ये बात पूछी कि बाबा आखिर ऐसा कौन है, हमारे साथ ऐसा कौन कर सकता है, हमारा तो कोई दुश्मन भी नहीं, क्योंकि हम तो अभी काफी समय बाद विदेश से यहाँ भारत आए। तब बाबा ने बताया कि इस बच्चे पर काला जादू किसी और ने नहीं, बल्कि प्रियंक के पापा के छोटे भाई की वाइफ ने किया है, जो कि प्रियंक की चाची लगी। दरअसल हुआ ये था कि प्रियंक के पापा और उनके चाचा अलग अलग रहते थे, क्योंकि प्रियंक के चाचा की जो वाइफ थी, उन्हें एक बार प्रियंक के दादाजी ने अपने घर में काला जादू करते देख लिया था। प्रियंक के दादा जमींदार थे और जमीन जायदाद और हवेली हड़पने के लिए प्रियंक की चाची काला जादू का प्रयोग किया करती थी, ताकि ये सब कुछ उनके पति को और उनके बच्चों को मिल जाए। ऐसा ही एक दिन काला जादू करते हुए प्रियंक के दादाजी ने प्रियंक की चाची को देख लिया था। तब से उन्होंने प्रियंक के चाचा चाची को अपने घर से बेदखल कर दिया था। और जब प्रियंक विदेश से वापस लौटकर अपनी हवेली में आए, तो उनके बच्चे प्रियंक से मिलने हवेली आए थे। प्रियंक को भी किसी तरह का कोई शक नहीं, क्योंकि वो भी उनके कजन भाई बहन ही थे। मगर जब वो आए थे, तो प्रियंक की चाची ने उनके हाथ कुछ ऐसा भी चिपकाया था जिससे काले जादू को पूरा कर सके और अपना पुराना बदला ले सके। प्रियंक की चाची प्रियंक के दादाजी से तो कोई बदला ले नहीं सकी, मगर इस वंश में अब कोई और आगे ना जिंदा रहे, इसलिए प्रियंक की चाची ने काला जादू प्रियंक के बच्चे पर किया। एक्चुअली करना तो वो प्रियंक के ऊपर चाहती थी, मगर प्रियंक काफी ज्यादा पूजा पाठ करते थे, इसलिए शायद वो काली शक्ति प्रियंक पर हावी नहीं हो पाई। घर से निकाले जाने का बदला लेने की वजह से प्रियंक की चाची इस बच्चे को भी एक दर्दनाक मौत देना चाहती थी, ताकि उसका बदला पूरा हो सके। ये सारी घटना जानने के बाद प्रियंक का परिवार ओझा के सामने गिड़गिड़ाने लगे और अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगे।
तभी ओझा ने अपने मंत्रों की शक्ति से उस चुड़ैल को उस मासूम बच्चे से बाहर निकाल दिया और कुछ ही क्षणों में वो बच्चा अपने सामान्य हालत में आने लगा। सभी को लगा कि सब कुछ हमेशा के लिए ठीक हो गया, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। यह तो एक शुरुआत थी कुछ ऐसी घटनाओं की जिनको प्रियंक और प्रियंका परिवार अब भुगतने वाला था। आने वाला समय प्रियंक और प्रियंक के परिवार पर इतना भारी बीतने वाला था जो कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, प्रियंक ने आने वाले समय में क्या क्या झेला और कैसे उनके और उनके परिवार की जान बची, ये सब जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड जरूर देखें। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रियंक और उसके परिवार के साथ आगे क्या क्या घटनाएं घटी और कैसे उन्होंने अपने आप को और अपने परिवार को बचाया, तो कमेंट में एपिसोड 2 जरूर लिखें।